हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना की 3 किस्तें 7,500 रुपए एक साथ पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे हैं। एक ओर 38 लाख महिलाएं खुशी से झूम रही हैं तो बाकी महिलाएं मैया सम्मान का पैसा नहीं मिलने से निराश हैं, चिंतित भी हैं। पैसे अकाउंट में न आने की वजह जानने और समाधान पाने के लिए महिलाएं ब्लॉक के चक्कर काट रही हैं। विभिन्न कारणों से हजारों महिलाओं के नाम भी लाभुक की सूची से हटाए जा रहे हैं। ऐसे में आपकी एक छोटी सी चूक आपको मिलने वाले 2,500 रुपए से वंचित कर सकती है। विभाग ने 3 माह के 7,500 रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेज दिए हैं। बड़ी संख्या में ऐसी भी लाभुक हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाया है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे हैं। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक होना भी जरूरी होता है, इसलिए बैंक जाकर पता कर लें कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं। मैया सम्मान योजना के लिए आए आवेदनों की विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि मिलती है तो उसे पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। वैसी महिलाओं के भी नाम इस लिस्ट से हटाए जा रहे हैं जो इस योजना का लाभ पाने की योग्य नहीं हैं। अगर आप योजना का लाभ लेने के योग्य हैं और आपके आवेदन में भी कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1890890215 पर कॉल करके या प्रखंड कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकती हैं। जांच के बाद अगर आपका दावा सही रहा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी आज रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और राज्यसभा सांसद महुआ माझी से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने दोनों से भेंट कर दोनों का हालचाल जाना और दोनों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जानकारी हो कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें आज ऑर्किड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वे ओपीडी के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशीथ कुमार की परामर्श और निगरानी में है। उनकी छाती का सीटी स्कैन किया गया है जिसमें थोड़ा इन्फेक्शन दिखा। उन्हें अगले 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। जरूरी जांच का सैंपल गुरुवार को लिया जाएगा। वे मधुमेह से भी पीड़ित हैं। फिलहाल उन्हें पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है। वहीं 25 फरवरी को महाकुंभ स्नान कर लौट रही राज्यसभा सांसद महुआ माझी की गाड़ी लातेहार जिले में दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इसमें उनके हाथ में चोट आई थी। उनका भी इलाज ऑर्किड हॉस्पिटल में चल रहा है। झारखंड विधानसभा में कल अहम सवाल उठाया गया जब डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार की फसल मूल्य भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। विधायक ने पूछा कि जब मंत्रियों को एकमुश्त वेतन मिलता है तो किसानों को उनके फसलों के मूल्य का भुगतान किश्तों में क्यों किया जाता है। इस सवाल का जवाब विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दिया। जयराम महतो ने पूछा, क्या किसानों को उनके फसल के मूल्य का भुगतान किश्तों में किया जाता है। इस पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि हम किसानों से धान खरीदने के बाद उन्हें 50% राशि तुरंत देते हैं और बाकी की राशि मिलिंग प्रक्रिया के बाद दी जाती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बिचौलिए इसमें हस्तक्षेप न कर सकें और किसानों को उनका उचित मूल्य समय पर मिल सके। जिसके बाद विधायक जयराम ने सवाल किया कि मंत्रियों का वेतन एकमुश्त दिया जाता है तो किसानों को उनका फसल मूल्य किश्तों में क्यों दिया जाता है। जिस पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर हम किसानों को एकमुश्त भुगतान करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों का प्रभाव बढ़ेगा। हम इस व्यवस्था को किसानों के हित में लागू कर रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर कहा कि धान खरीदने की प्रक्रिया सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। कभी कभी मिलिंग में देरी हो जाती है, जिसके कारण भुगतान में भी समय लगता है। हालांकि हम इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। राज्य में राइस मिलों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार से कहा है कि वह मैया सम्मान योजना के नाम पर बहन बेटियों को परेशान करना छोड़ दे। महिलाएं सम्मान राशि के लिए अंचल और प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगा रही हैं। पहले बगैर सत्यापन के सम्मान राशि का भुगतान किया गया। अब सत्यापन और छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर उनके नाम काटे जा रहे हैं। नीरा यादव ने कहा कि सरकार शिविर लगाए, शर्तों की सूची टांग दे। जिस तरह हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शर्तें बताते हैं, उसी तरह बताए कि 4 पहिया वाहन मालिकों को, पक्के घर में रहने वालों को या अन्य जो भी शर्त है उसकी जानकारी दे, ताकि महिलाओं को पता चल सके कि उन्हें मैया सम्मान की राशि नहीं मिलेगी। लेकिन परेशान करना बंद करे। नीरा यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक सुधार करने का काम करेगी। नीरा यादव अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार के सामने यह सवाल खड़ा किया। विधायक नीरा यादव ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले 3 महीने की राशि पाने वाली लाभुक महिलाओं को बगैर कोई कारण बताए सरकार ने अयोग्य ठहरा दिया, जिसके कारण महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा, योजना के लाभ के लिए महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर विभिन्न कार्यालय में चक्कर लगाती फिर रही हैं। ऐसे में सरकार को शिविर लगाकर कारणों को बताते हुए अयोग्य की सूची जारी करना चाहिए। गुरुवार को जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने शून्यकाल में सवाल पूछने के लिए महिलाओं को अलग से समय आरक्षित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में मात्र 12 महिलाएं हैं। ऐसे में शून्यकाल में सवाल रखने के लिए महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि रात 12 बजे से रात 1 बजे तक सूचना देने का समय है। ऐसे में महिला विधायकों को काफी परेशानी होती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मैया सम्मान योजना को लेकर फिर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक नीरा यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक सुधार करने का काम करेगी। दरअसल नीरा यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सदन में सवाल किए थे। विधायक नीरा यादव ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले 3 महीने की राशि पाने वाली लाभुक महिलाओं को बगैर कोई कारण बताए सरकार ने अयोग्य ठहरा दिया, जिसके कारण महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा, योजना के लाभ के लिए महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर विभिन्न कार्यालय में चक्कर लगाती फिर रही हैं। ऐसे में सरकार को शिविर लगाकर कारणों को बताते हुए अयोग्य की सूची जारी करना चाहिए। भोजन अवकाश से पहले सदन में ऊर्जा विभाग में कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआईसी और उन्हें स्थायी करने का मुद्दा उठा। सरकार की ओर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सभी मानव दिवस कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआईसी और अन्य मुआवजे की सुविधा दी जा रही है। मानव दिवस कर्मी होने की वजह से उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाता है। सदन की कार्यवाही के दौरान जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने शून्यकाल में सवाल पूछने के लिए महिलाओं को अलग से समय आरक्षित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में मात्र 12 महिलाएं हैं। ऐसे में शून्यकाल में सवाल रखने के लिए महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि रात 12 बजे से रात 1 बजे तक सूचना देने का समय है। ऐसे में महिला विधायकों को काफी परेशानी होती है। शिक्षा एवं कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा गुरुवार को की गई। इस दौरान 99 शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति शून्य पाई गई। मौके पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले सभी शिक्षकों की सीधे तौर पर वेतन कटौती का निर्देश दिया गया। साथ ही शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से हो, इसे सुनिश्चित करने की बात कही गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आईटीडीए के परियोजना निर्देशक
दीपांकर चौधरी एवं उप विकास आयुक्त अनिकेत सच्चान ने सरकार की योजनाओं का लाभ ससमय बच्चों को मिले, ड्रॉप आउट बच्चे वापस स्कूल से जुड़े इस दिशा में सार्थक पहल करने को कहा। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की समीक्षा में वैसे छात्र जिन्हें बैंक खाता में त्रुटि या एनपीसीआई मैपिंग के कारण भुगतान नहीं हो पाया है, बैंक शाखा से समन्वय स्थापित कर उन्हें जल्द भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सभी बीईओ को एलडीएम ने जानकारी दी कि बच्चों के आधार में बायोमीट्रिक अपडेशन कराएं। आधार निष्क्रिय होने पर एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा, जिससे छात्रवृत्ति भुगतान में आगे भी समस्या आएगी। वहीं कुछ छात्रों के बैंक खाता में त्रुटि के कारण भी छात्रवृत्ति राशि भुगतान नहीं होने की बात सामने आई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आपसी समन्वय से उक्त समस्याओं का त्वरित समाधान करें, जिससे बच्चों के छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा सके। बैठक में विद्यालयों में भेजे गए ग्रांट की राशि का 100% व्यय, पोशाक का वितरण, डायस में नामांकन, समग्र शिक्षा अभियान एवं अपार कार्यक्रम के तहत सभी छात्र छात्राओं को जोड़ने का भी निर्देश दिया गया। साइकिल वितरण को लेकर आईटीडीए के परियोजना निदेशक ने कहा कि जितने साइकिल फिट होकर तैयार हैं, उनका उपस्थिति में जल्द से जल्द वितरण सुनिश्चित करें। जिन प्रखंडों में अतिरिक्त साइकिल फिटर हैं, उन्हें दूसरे प्रखंडों में भेजे जाने का निर्देश दिया गया, ताकि साइकिल वितरण कार्य में तेजी लाई जा सके। नई दिल्ली, 20 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। उन्होंने कहा, मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के अंडरी जंगल में और कांकेर जिले के नारायणपुर सरहदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर हो गए, जबकि एक जवान बलिदान हो गया। प्रोफाइल बदलकर वीआईपी और आम लोगों के साथ साइबर अपराधी लगातार ठगी का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सफल भी हो रहा है। लेकिन इस बार तो साइबर अपराधियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की रवि कुमार के नाम पर उनके बेटे और कुछ करीबियों से ठगी का प्रयास कर डाला। क्या है पूरा मामला? झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से साइबर ठगी का प्रयास किया गया है। मामले को लेकर के रवि कुमार के द्वारा रांची के साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा यह बताया गया है कि साइबर ठगों ने उनकी तस्वीर व्हाट्सएप के डीपी में लगाकर उनके कुछ परिचितों को मैसेज भेजा और उनसे विभिन्न तरह के कारण बताकर 50-50 हजार रुपए मांगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कुछ परिचितों ने जब उनसे संपर्क कर इसकी जानकारी दी, तब उन्हें यह पता चला कि उनकी डीपी लगाकर साइबर अपराधी उनके करीबियों से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने रांची के साइबर थाना में कंप्लेन दर्ज करवाई है। पड़ोसी देश श्रीलंका का है। नंबर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की कंप्लेंट के बाद साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, जिस नंबर से ठगी का प्रयास किया गया था, वह श्रीलंका का नंबर है। हालांकि साइबर अपराधी कई तरह के ऐप का प्रयोग कर विदेशी नंबरों को दर्शाते हैं। फिलहाल साइबर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि उनके बेटे सहित कई नजदीकी लोगों को उनके डीपी लगे व्हाट्सएप से मैसेज कर पैसे की मांग की गई थी। मामले की जानकारी जब उनके परिचितों के द्वारा दी गई, तब उन्होंने साइबर पुलिस से संपर्क किया कि रवि कुमार के द्वारा साइबर अपराधियों के द्वारा भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी साइबर थाना को उपलब्ध करवाया गया है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड का कोचांग करूंगा इलाके में कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी। साथ ही पत्थलगड़ी आंदोलन भी इसी इलाके में हुआ था। उस वक्त बाहरी लोगों के इलाके में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।
इस कारण इलाके के लोग भय के साए में रहते थे। लेकिन अब इलाके की तस्वीर बदलने लगी है। अब अड़की प्रखंड के खुटकट्टी इलाके के ग्रामीण अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी क्रम में इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रकृति की गोद में ढोल झांझ के साथ पारंपरिक आदिवासी और नागपुरी गीतों पर आदिवासी थिरकते नजर आए। आने वाले सप्ताह में सरहुल के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर ग्रामीण उत्साहित हैं और सरहुल की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद प्रतिनिधि नईम खान ने बताया कि इन्हीं क्षेत्रों में कभी विजय कुजूर पत्थलगड़ी आंदोलन के बहाने लोगों की भीड़ जुटाता था। यह क्षेत्र खुटकट्टी और मुंडा बहुल इलाका है। सरहुल के पूर्व इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। वहीं मौके पर अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी ने क्षेत्र को लोगों को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह भीडीएच एकजुटता को दर्शाता है। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी होते रहना चाहिए। पुलिस हमेशा मदद के लिए तैयार है। थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मदद चाहिए, लोग बेझिझक होकर बताएं। पुलिस हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव की तस्वीर है। विधायक दशरथ गागराई गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य समस्याओं से अवगत कराया। विधायक दशरथ गागराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खरसावां विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक दशरथ गागराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। इन मुद्दों को विधायक ने विधानसभा के अंदर भी उठाया है। विधायक दशरथ गागराई ने खरसावां, कुचाई और खूंटपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पदस्थापना करवाने, खरसावां के हरिभंजा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की पदस्थापना करवाने, कल्याण विभाग के अस्पतालों में चिकित्सक समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावे खरसावां के आमदा में अधूरे पड़े 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की मांग की। दशरथ गागराई ने कहा कि 500 बेड के अस्पताल को चालू कराने से सरायकेला खरसावां जिला के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौजूद रहे। स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने इस पर राज्य सरकार ध्यानाकर्षण कराया है। विधायक दशरथ गागराई ने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए कहा कि कल्याण विभाग से संबंधित कुचाई के मेसो ग्रामीण अस्पताल कुचाई का संचालन एक संस्था द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में केवल आयुष चिकित्सक ही पदस्थापित हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की साप्ताहिक सेवा भी बंद कर दी गई है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से मेसो ग्रामीण अस्पताल कुचाई में चिकित्सकों की पदस्थापना करवाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब राज्यों से विकास सूचकांक बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रति व्यक्ति वृद्धि दर ऊंची दिखाई, लेकिन जब सब्सिडी की बात आई तो उन्होंने दावा किया कि उनकी 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल है। अदालत ने कहा कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, हमारी चिंता यह है कि क्या गरीबों को मिलने वाले लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं। राशन कार्ड अब लोकप्रियता का कार्ड बन गया है। पीठ ने कहा, ये राज्य सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने इतने कार्ड जारी किए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो जब अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। फिर जब हम बीपीएल की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि 75% आबादी बीपीएल है। इन तथ्यों को कैसे जोड़ा जा सकता है? विरोधाभास अंतर्निहित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। यह केस कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी कामगारों की परेशानियों को दूर करने के लिए शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले से संबंधित है। कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह विसंगति लोगों की आय में असमानताओं से उपजी है। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं
जिनके पास अन्य आबादी की तुलना में बहुत अधिक संपत्ति है और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा राज्य की कुल आय का औसत है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब गरीब ही बने हुए हैं। राशन कार्ड जारी करने में राजनीतिक तत्व न हो? शामिल भूषण ने कहा कि सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गरीब प्रवासी कामगारों को मुफ्त राशन दिए जाने की जरूरत है और यह आंकड़ा लगभग 8 करोड़ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राशन कार्ड जारी करने में राजनीतिक तत्व शामिल नहीं होंगे। मैं अपनी जड़ों से नहीं कटा हूं। मैं हमेशा गरीबों की दुर्दशा के बारे में जानना चाहता हूं। अभी भी ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं। भूषण ने कहा कि केंद्र ने 2021 की जनगणना नहीं कराई और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर काम कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप मुफ्त राशन की जरूरत वाले करीब 10 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर रह गए, जबकि केंद्र की ओर से एएसजी ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है और इसी तरह की एक अन्य योजना में 11 करोड़ अन्य लोग शामिल हैं। पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया और केंद्र से गरीबों को वितरित मुफ्त राशन की स्थिति पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। झारखंड में 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण की योजना बनाई जा रही है, लेकिन जैसे ही परिसीमन 2024 में की चर्चा शुरू हुई। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस गठबंधन ने आशंका जाहिर की है कि परिसीमन के बाद आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या में कमी हो सकती है। अगर झारखंड की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटों में से 5 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं, जबकि 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें
आदिवासी आरक्षित हैं। जाहिर है आदिवासी सीटों पर दबदबा झामुमो और गठबंधन दलों का ही है। ऐसे में सत्तारूढ़ गठबंधन का मानना है कि परिसीमन के जरिए इन सीटों में कमी कर भाजपा राज्य में राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश कर सकती है। आदिवासी सीटों पर झामुमो का दबदबा 2019 लोकसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस गठबंधन ने सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं विधानसभा चुनावों में भी 28 में से 27 आदिवासी आरक्षित सीटों पर गठबंधन का कब्जा रहा था, जबकि भाजपा सिर्फ सरायकेला सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। इस सीट से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विजयी हुए थे, जो पहले झामुमो में थे। परिसीमन के जरिए सीटों की प्रकृति में संभावित बदलाव का सीधा असर इन चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन इसे भाजपा के खिलाफ आदिवासी विरोधी राजनीति का मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरने की रणनीति अपना चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस पर क्या रुख अपनाती है। संताल परगना को लेकर नया विवाद परिसीमन के अलावा झारखंड की राजनीति में एक और बड़ा मुद्दा जोर पकड़ रहा है। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संताल परगना को झारखंड से अलग करने की मांग उठाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह क्षेत्र राज्य में 18 विधानसभा सीटों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रमंडल माना जाता है।